हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं हूं रिजवान जाफर। इस वक्त हम हैं कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम के सामने, इस सोच और इस उम्मीद के साथ कि कराची में इंटरनेशनल टीमें आएंगी और कराची के शहरी एक अच्छी क्रिकेट देख सकेंगे। इसी तरह से दूसरे स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल टीमें कराची में आ सकेंगी। कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। पुरअमन तरीके से कराची आगे बढ़ रहा है और हमारी भी कोशिश है अपने प्रोग्राम के जरिए कराची का पॉजिटिव इमेज आपके सामने पेश कर सके। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। कराची की बात करने आज हम आए हैं इंडस यूनिवर्सिटी में और इंडस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल नौजवान इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं। आज यहां बात होगी कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम। और बहुत जज्बे के साथ ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं कि ये अपने तालीमी निज़ाम को डिस्कस करना चाहते हैं कि ये इससे मुतमईन है या नहीं है। अगर तालीमी निज़ाम बेहतर होगा तो इस निज़ाम के जरिए हमारे सामने वो प्रोडक्ट निकलेगी, यानी आप लोग एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी प्रोडक्ट निकलेगी कि जो आपके लिए, अपने ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुल्क के लिए बेहतर साबित होगी। कराची की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की तरह कराची में भी डिफरेंट तालीमी निज़ाम मौजूद है और वो पैसे की बुनियाद पे कायम है। अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप जाएं तो मदरसे मौजूद हैं, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके बाद गली मोहल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल है, फिर उसके बाद जो है वो हाई लेवल स्कूल्स मौजूद हैं और जिसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से वो वहाँ दाखिला कराता है। उसके बाद आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल में नजर आती है। और जो सरकारी इदारे हैं उनमें वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि तमाम नौजवानों को जो वहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको जो है एंटरटेन कर सकें। तो इसलिए एक जो कमी भी मौजूद है सरकारी इदारों की। फिर इसी तरह उसके बाद प्राइवेट इदारे आ जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है तालीम से कहीं महरूम ना रह जाएं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ नौजवान जो है वो ऐसा महसूस होता है शायद वो पढ़ना चाहते ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये भी एक मसला है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसके बावजूद भी वो शायद इस तरफ नहीं आ रहे। आप कितने मुतमईन हैं इस तालीमी निज़ाम से? हम इसलिए बात करने आए ताकि हम कराची का मुस्तकबिल रोशन हो सके, देर पा अमन कायम हो सके और उसी वक्त हो सकेगा जब आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे। आपके ख्यालात जानना चाहेंगे। जी प्लीज सर। जब तक हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, ये इंग्लिश शायद आप लोगों को बात बुरी लगे, जब तक हम फुल फोकस उर्दू पे ना करें, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, वो हमारी ज़ुबान है, तो अब अपनी एजुकेशन को उर्दू, क्लास में भी ज़्यादातर टीचर्स इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश ठीक है, हम मुल्क से बाहर जाते हैं, ठीक है हमारे, लेकिन हम जब तक हम अपनी लैंग्वेज में उबूर हासिल नहीं कर सकते तो यानी अगर आपकी तमाम तर सलाहियतें सिर्फ अंग्रेजी समझने में और सीखने में लग जाएंगी तो आप पढ़ेंगे क्या? और इस पर एक फैसला भी आ चुका है और उम्मीद है कि जैसे सारे फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो इस पर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट से कि इस पर फौरी इंप्लीमेंट कराया जाए। हमारी सरकारी जबान भी उर्दू होनी चाहिए, हमारी सरकारी लेटर भी उर्दू में होने चाहिए, इवन हमारी कोर्ट की जबान भी उर्दू में होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज कम है और वो इतना अफोर्ड नहीं करता फीस, सही है, उसके लिए मतलब उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है कि वो उसमें जाके पढ़ सके आगे। उसके अलावा ये उसी का क्लास फेलो है, वो 50 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, वो तो उसके सामने बन जाएगा, लेकिन गरीब के लिए कौन पूछेगा? जो लोग कहते हैं ना तालीम पे पाकिस्तान की हुकूमत बजट कम खर्च करे, भाई जितना कर रही है उसका तो पहले हिसाब दो। एक बच्चा सरकारी स्कूल में 22,000 रुपए का पड़ता है गवर्नमेंट को, 22,000 रुपए का बच्चा पढ़ रहा है हमें, एक बच्चा जो वहां सरकारी स्कूल में जितने बच्चे जा रहे हैं, तो भाई उस पे वहां पे तवज्जो दो, तो वहां पे अगर एक तालीमी निजाम होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आपके प्रिंसिपल्स ही ठीक नहीं जब तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तब तक कैसे करेंगे? सर इतने एक राय है जो हमने अक्सर कई बार दी है अपने प्रोग्रामों में कि आप लोग टैक्स देते हैं, ये हुकूमत किससे चल रही है? आपके वोट से और आपके टैक्स से। गवर्नमेंट के उस पे आपको कॉलेजेस में से पॉलिटिकल एक्टिविटीज खत्म करनी पड़ेंगी सबसे पहले। तो सर जब तक आप ये नहीं करेंगे तो स्टूडेंट इस वजह से तो कॉलेज ही नहीं जाता कि मुझे क्लास नहीं लेने देंगे, मुझे बाहर डेस्क पे बिठा देंगे, सजाएं देंगे। तो इस वजह से सारा निजाम ठीक होने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। हम रिक्वेस्ट करेंगे इंजीनियर डॉक्टर मुंसिफ अली जितोई साहब से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैस डिपार्टमेंट के। सर आप इज़हार ख्याल फरमाएं। एजुकेशन सोसाइटी
तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक कि उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर के कंट्रीज में होती है। हमारे पास एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% क्या कहते हैं बजट का ऐसा रखा जाता है जो कि बहुत कम हिस्सा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हमें मतलब इतना अहमियत या इतना आप समझे बजट नहीं जाती। हमारे ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ लिविंग या सोर्स ऑफ पर्पस होता है बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फीस जहाँ से हम कमा रहते हैं, जहाँ से हम लन दे रहते हैं। तो इस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा HEC को, और इवन आई विल रिक्वेस्ट द हायर कमीशंस और हायर अथॉरिटीज टू इम्पार्ट द एजुकेशन इन दैट सेंस दैट दे शुड चेंज द सिलेबस. They should introduce the modern modifications into the syllabus. Number first thing. Number second thing, they should impart the education as per the the requirement for the classless society, for the poor and unprivileged class. Thank you very much. हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर हैदर अब्बास साहब, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस यूनिवर्सिटी। जी सर। कराची के अंदर जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे वो ज़माना याद है जब कराची पाकिस्तान का वो शहर होता था जहाँ तालीमी मयार पाकिस्तान के तमाम शहरों से बड़ा अच्छा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि एक वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस लिहाज से एक ना सिर्फ बजटरी एलोकेशंस करें बल्कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करें जिससे हमारे तालीमी माहौल इम्प्रूव हो। और ये जो हम ये सोचते हैं कि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। बिकॉज तालीम चाहे पब्लिक सेक्टर दे रहा है या प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, वो तालीम एक प्रोफेशन है नबियों का, वो उस प्रोफेशन को पूरा कर रहा है। तो उस प्रोफेशन की वजह से इस मुल्क में, इस मुआशरे में बहुत अच्छे इंसान पैदा होते हैं जिसकी वजह से अमन कायम होता है। मुल्क में लोग जो आप बात कर रहे हैं कि टेररिज्म की तरफ जाते हैं, वो तालीम, बिल्कुल सही बात है कि वो तालीम के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये तालीम पॉजिटिव तरीके से दी जाएगी और इससे तासुब खत्म किया जाएगा, क्योंकि हम अगर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का हाथ बटोर रहे हैं तालीम के अंदर, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट की जो एफर्ट है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड कॉज ऑफ एजुकेशन, वो कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू, एक्सीलेंट। खालिद अमीन साहब जो हैं, जो कि चांसलर हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, तो इसको कंक्लूड करें। हम इंडस यूनिवर्सिटी ऐसे तमाम बच्चों का ख्याल करती है जो किसी वजह से बम ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, प्लेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, उसमें कोई बच्चा फौत हो जाए, उसके वालिद फौत हो जाए, तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी इंडस यूनिवर्सिटी की है। हमने पूरी जिंदगी अपनी हर चीज को एजुकेशन में लगाना है। इस मुल्क के जो लोग, जो तालीम सिर्फ वो चीज है जो आपको बचा सकती है। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने 40 साल तक रसूल पाक को तरबियत दी। आपकी तरबियत शुरू होती है अपनी माँ की गोद से। आपकी माँ की गोद से जब आप आते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में आप आते होंगे कोई 20 साल की उम्र तक, तो रसूल पाक ने तो 40 साल तरबियत देने के बाद अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की। तो हमें आप सब ने अल्लाह के रसूल के मुताबिक इंसाफ करना है अपने साथ, अपने माँ बाप के साथ, इस कराची शहर के साथ, क्योंकि इस सबसे आपकी इज्जत है। अपने माँ बाप को मायूस नहीं करना, अपने बहन भाइयों को मायूस नहीं करना, इस मुल्क को मायूस नहीं करना। आप सब बचा सकते हैं, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी नहीं बचा सकता। आप इस मुल्क को बचा सकते हैं और आपने तहिया करना है कि एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, एक दूसरे की मदद करें। और ऐसा जरूरी नहीं है, आज तो इंटरनेट का जमाना है, जो चीज आप चाहें अब आपको नेट से मिल सकती है। अल्लाह के लिए इसको मायूस पाकिस्तान को ना कीजिएगा, माँ बाप को ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज इंडस यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त विजन हमारे सामने आया, आप सबके ज़बरदस्त ख्यालात जो है हमने सुने, और यही सबकी कोशिश होनी चाहिए
कि हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, निज़ाम बेहतर हो, क्योंकि निज़ाम बेहतर होगा और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिलेगी, तालीम मिलेगी, तरबियत मिलेगी, तो ये बेहतर कराची बनेगा। कराची का मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है रोशन होगा, और उसके लिए हमको भी, अरबाब इख्तियार को भी, सबको मिलकर जदोजहद करनी होगी, क्योंकि हम इस शहर में, इस मुल्क में देर पाम चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप क्या देख रही हैं कि अगर हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स की बात करें तो उस वक्त ज़्यादा थे, अब ज़्यादा हैं, ऐसा महसूस होता है कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। 60s और 70s का जो दौर था कराची में, उसमें यहाँ पे उस वक्त ऑडिटोरियम्स बहुत सारे थे, सिनेमा हाउसेस इतने सारे थे, जो चीज़ हम बहुत मिस करने लगे फिर कि सिनेमा हाउसेस बंद हो गए, ऑडिटोरियम्स बंद हो गए। नाज़रीन, कराची की बात आज करेंगे एक कराची की अहम शख्सियत, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, डांस थिएटर से वाबस्ता, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट शीमा किरवानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शीमा जी, कराची की बात आपसे करने आए हैं कि कराची में देर पा अमन आए। आप जैसे लोगों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है कराची के लिए, कराची के इमेज के लिए, कराची में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करने के लिए जहाँ सब लोग जो हैं एक जगह पे बैठें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग। अगर हम थोड़ा सा पास से कंपैरिजन करें, आज जो तकारीब होती हैं, जो एक्टिविटीज़ आप करती हैं, तो क्या डिफरेंस देखती हैं? कराची कुछ बदला है पिछले 30-40 सालों में? क्या तब्दीली आई है? मैं समझती हूँ बदला बहुत है, कुछ अच्छाई की तरफ और कुछ बुराई की तरफ, दोनों चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स, इस तरह से होता रहा है कि और ये अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे अपना जवानी याद है कराची में, कि जब मैं यहाँ स्कूल में गई, जाना शुरू किया मैंने, हम क्लिफ्टन में जाते थे, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में, तो हमारे यहाँ हमारी क्लास में मुख्तलिफ मज़हबों के बच्चे होते थे, हर मज़हब के थे, क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज़ भी थे, पारसीज़ भी थे, और जो मुसलमान थे उनमें कभी हमने आपस में किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये अहमदी है या ये शिया है, या तो इस तरह की बहुत डाइवर्सिटी थी कराची। जो खूबसूरती थी, जो मुझे याद है, वो इस किस्म की डाइवर्सिटी की खूबसूरती थी कि मुख्तलिफ कल्चर्स आबाद थे। इसीलिए तो शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके यहाँ बसते थे। कराची का तो ये कमाल था कि पूरे मुल्क से लोग आके यहाँ बसते थे, और यहाँ पे उनको नौकरियाँ भी मिलती थीं, यहाँ पे वो अपने घर भी बना लेते थे और कराची वाला बन जाते थे। तो कराची इस तरह का रहा है, इसकी तारीख़ ऐसी रही है कि लोग मुख्तलिफ जगहों से आके यहाँ बसते रहे, तो ये उसकी खूबसूरती रही है। और ये डाइवर्सिटी जो है, ये इसकी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, और जो बहुत ही, मैं समझती हूँ, बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ की थी। गुजराती लोग, और आपको साड़ियों में हिंदू औरतें दिख रही होती थीं, गुजराती औरतें दिख रही होती थीं, बिंदिया लगाए हुए फिर रही, क्रिश्चियन गोवनीज़ स्कर्ट्स पहने हुए, और उनकी मौसीकी। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम बात करते हैं। आपने जब ये स्टार्ट किया थिएटर, डांस, तो आप क्या देख रही हैं कि अगर हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स की बात करें तो उस वक्त ज़्यादा थे, अब ज़्यादा हैं, ऐसा महसूस होता है कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है? नहीं, उस वक्त देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 60s और 70s का जो दौर था कराची में, उसमें यहाँ पे उस वक्त ऑडिटोरियम्स बहुत सारे थे, सिनेमा हाउसेस इतने सारे थे, जो चीज़ हम बहुत मिस करने लगे फिर कि सिनेमा हाउसेस बंद हो गए, ऑडिटोरियम्स बंद हो गए। देखिए, आपके पास था हाशू ऑडिटोरियम, आपके पास था रेक्स ऑडिटोरियम, रियो ऑडिटोरियम, फिर आदमजी साइंस ऑडिटोरियम, कटरक हॉल, इतनी सारी ऐसी जगहें, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, क्योंकि में करते थे, गोवनीज़ के अपने होते थे, पारसी इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, उनके तो एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते थे। वो वैरायटी, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ आई कि बस सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र हमारा होना चाहिए, एक ही तरह के लोग होने चाहिए, एक ही तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये ज़ुबान नहीं बोलो, वो ज़बान नहीं बोलो, ये मज़हब गलत है, वो मज़हब, तो मैं समझती हूँ उससे चीज़ें घटती गई और बढ़ती गई,
और बहुत से लोगों ने फिर यहाँ पे अपना सुकून चैन नहीं पाया, सिक्योरिटी नहीं पाई, तो शहर छोड़ के इतने लोग गए। देखिए वो पूरा इलाका प्रेरा बेकरी थी, वहाँ पे गोनीस खाना मिलता था, इतने लोग इतने आज़ादी से घूमते थे। जो शहर जो स्ट्रीट क्राइम तो उसकी वजह से वो फ्रीडम ऑफ जो है ना सड़क पे घूमने की वो कम होती गई, और फिर ख़ास तौर से औरतों की कम होती गई। फिर जब ज़िया-उल-हक का ज़माना आया तो ये कि औरतों का मकाम तो सिर्फ घर में है, सड़क चादर और चार दीवार, उसकी वजह से मैं समझती हूँ बहुत चीज़ें बहुत ही बिगड़ती गई। और सबसे बड़ा अटैक जो था वो औरतों पे था और आर्ट्स के पर था। देखिए ना, ये कहा गया कि ये रक्स बंद कर दो, टीवी पे रक्स बंद हो गया, स्टेज पे रक्स बंद हो गया, तो इससे आर्टिस्ट भी मुल्क छोड़ के जाने लगे। और फिर आर्ट ऑडिटोरियम्स बंद होने लगे, सोसाइटीज़ ग्रुप्स जो करते थे एक पैशन की तरह से, एक एमेच्योर लेवल पे भी अंग्रेज़ी थिएटर भी होता था, हर किस्म का वो सब कम होने लगा। तो अब एक दौर गुजर गया, मतलब कोई मैं अभी 20 साल ऐसे गुजरे हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ है। बिल्कुल अभी आप समझती हैं कि रिवाइवल हुआ है? अब जो है मैं देखती हूँ कि हाँ मैं होना है ना, क्योंकि ये चीज़ें तो इंसान की ज़िंदगी के साथ हैं। जब तक हम जिंदा हैं हमको रक्स करना है, हमको गाना है, हमको परफॉर्म करना है, जब तक हम जिंदा हैं। तो अब ज़िंदगी जब वापस एक तरह से आने लगी इस शहर में, तो ये चीज़ें दोबारा शुरू हुई, लोगों ने ग्रुप्स बनने शुरू हुए। अब देखिए आपके मुख्तलिफ जगहें बन गई जहाँ पे लोग मौसीकी भी करते हैं, पॉप म्यूज़िक भी होता है, क्लासिकल भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, तो फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं, यूथ फेस्टिवल्स हो गए हैं। आप लोग करते हैं, IIM कराची करता है, हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। हमने अभी एक यूथ कन्वेंशन किया बहुत बड़ा, उसमें जो कि रेजिडेंशियल था। तो आप ये समझिए कि ये चीज़ें तो पहले नहीं हो सकती थी ना, कि कराची शहर में 300 लड़के लड़कियां एक जगह रिहाइश करें 8 दिन के लिए, और कोई मसाइल नहीं हो। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और उनको आप तहज़ीब दे रहे हैं, उनको आप कल्चर दे रहे हैं, उनको आप मौसीकी दे रहे हैं, उनको आप वर्कशॉप्स दे रहे हैं, तो चीज़ें शुरू हो रही हैं। और उम्मीद रखते हैं हम ये कि ये वापस फिर वो कदम वापस ना जाएं और चीज़ें आगे बढ़ें, कि तभी हमारा शहर एक अमन की तरफ जाएगा, एक दोबारा से एक रोशनियाँ शुरू हो जाएंगी। और अब देखिए थोड़ी बात हो गई है ना, रात को हम लोग बीच में ये था कि लोग बाहर नहीं निकलते थे, अब रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लोग बाहर बैठने लगे हैं, बर्न्स रोड आबाद दोबारा से हो गई, इस तरह से चीज़ें होने लग गई। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि कराची के देरपा अमन के लिए, क्योंकि हम कोई मगर बात आपको आपकी काटूंगी ये कहने के लिए कि साथ साथ एक तकलीफ़ें चीज़ भी यहाँ पे बहुत शुरू हो गई ना, ये जो रिलीजियस फैनाटिसिज्म और एक्सट्रीमिज़म शुरू हुआ है, और उसकी वजह से जो तशद्दुद है, जो खौफ है लोगों में। देखिए कि ये आप ये नहीं कह सकते, आप वो नहीं कह सकते, ये खौफ में भी बसना बहुत बुरा है, और खौफ में बसा लंबा नहीं जा सकता है। तो हमें वो खौफ को ख़त्म करना है, हमें उन फोर्सेस को निगेट करना चाहिए, उन फोर्सेस को ख़त्म करना चाहिए जो ये खौफ फैला रही है। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि कराची में देरपा अमन अब कैसे मुमकिन है? अब आप समझ रही हैं कि चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही है भी और नहीं भी, क्योंकि देखिए स्टेट ने, रियासत ने, सरकार ने, हुकूमत ने नहीं सही रोल प्ले किया है, नहीं उन्होंने कार्रवाइयाँ की जो कि उनको करनी चाहिए थी, और वापस हमको नहीं मिलता है, स्टेट से भी नहीं मिलता है, बल्कि आजकल तो बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। ये इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हैं, कोई ने किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, उसको गायब कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ये वही जो मैं कह रही हूँ, दोबारा से खौफ की फजा फैल रही है। तो इसमें इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी अब उठ के आ रही है और अपना रोल प्ले कर रही है, और शायद ये कुछ तब्दीलियां लाएंगी। और अब अगले साल देखिए इलेक्शंस हैं, तो देखते हैं क्या होता है, उसकी वजह से क्या। कराची के शहरियों से लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको कराची वाला समझे, ये नहीं कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है और ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ज़ुबान हम नहीं कबूल करेंगे, तुम्हारा लिबास हम नहीं कबूल करेंगे, तुमको हम नहीं कबूल नहीं, ये शहर हम सबका। और वही जो कहते हैं गुलदस्ते में मुख्तलिफ जब फूल होते हैं और वो खिलते हैं, तो फिर ही वो गुलदस्ता खूबसूरत दिखता है, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ महक, मुख्तलिफ शक्ल उस फूल की। तो ये हम कहेंगे कि वापस उस डाइवर्सिटी को, उस प्लूरलिज्म को, उस जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल खिल रहे हैं, वो चीज़ अगर वापस आ जाए तो, और हम लोग अगर कोशिश करें उसको वापस आने की,
मैं समझती हूँ शायद दोबारा। और कराची वाले जो शीमा जी की बात सुन रहे हैं वो मुझे यकीन है द मेजॉरिटी यही सोच रखती है और इसी तरफ आगे बढ़ना चाहती है। और उसमें जैसे बच्चों की बात करें, जब वो क्लास में दोस्त बनाते हैं तो वो नहीं सोचते कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, वो अपने दिल से किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो यही सोच ले कि आप बढ़ते चले जाएंगे आगे और स्पेस देंगे, सबके कल्चर्स मनाएंगे, सारे मज़ाहिब को एक्सेप्ट करेंगे। डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कोई गलत नहीं हो सकता और इंसान की सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विस्ट, मल्टी रिलीजन, मल्टी कल्चरल, वो सोसाइटी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी बहुत ही दुनिया में बहुत खूबसूरत समझी जाती है। और ये इस शहर की शान है क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इस शहर के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। आज बात हो रही है वॉलंटियरिज्म पर, बात हो रही है ख़वातीन पर, पीस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपने जमा किए हैं, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हम सेलिब्रेट करते हैं और इस दफ़ा का जो थीम था वो भी पीस था। हम कहते हैं कि ख़वातीन बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर सकती हैं अगर उनको अच्छी तरीके से तरबियत मिली हो। वॉलंटियर होना इस दौर में भी उतना ही मुमकिन है जितना कि माजी में था। कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं। वक्त का मैनेजमेंट ये हम पर है। महरीन इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये इवेंट कैसा लगा? जो वुमेन के हवाले से बात हुई, वॉलंटियरिज्म पे बात हुई, तो ख़ास तौर पे जो फोकस हुआ है इस शोबे पे, तो ये कैसी बात है? मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सबिया शाह और मूसवी साहब का, क्योंकि उन्होंने किताब की रूनुमाई भी की इसमें और जिसमें सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने इकट्ठा करके पेश किया है। और मैंने देखा कि लियारी और बल्दिया और मुख्तलिफ इलाक़ों से बच्चे और एजुकेशनिस्ट कह लें आए हैं और भरा हुआ हॉल, और सुबह से ही कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं क्योंकि ख़ुद भी इस वक्त प्रेसिडेंट बनी हूँ कराची वुमेंस चेंबर के, मैं समझती हूँ वॉलंटियरिज्म को, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी 23 साल लगाई है इस तरफ। मगर ये मैंने एक इनिशिएटिव इसकी तरफ आते हुए और इसको मंजर आम पे लाना एक बहुत बड़ा काम है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोग इससे मतलब दे आर नॉट अवेयर, और ये अवेयरनेस ये शऊर दिलाना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और ये शुरू उम्र में जब बच्चा परवान चढ़ रहा होता है, जैसे आपने कहा कि मैंने बॉय स्काउट्स में मैंने एक्सपीरियंस मेरा भी रहा और मैंने मतलब मुझे अवार्ड दिया गया, तो दिस इज़ वंडरफुल बिकॉज आपने जाके फिर एक नुमाया किरदार अदा किया बाहर ममालिक में, यू नो। और हमारे बच्चे यंग अगर उसमें शामिल होंगे इस तरह की वॉलंटियरिज्म में थ्रू बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट या आगे मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, तो इससे अच्छी पाकिस्तान के लिए क्या बात है कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, दे विल बी अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। हमारे साथ वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान की रूह रवा सबिया शाह साहिबा मौजूद हैं। आज बात हो रही है वॉलंटियरिज्म पर, बात हो रही है ख़वातीन पर, पीस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपने जमा किए हैं, क्या सोच है इसके पीछे? माशाल्लाह बड़ी तादाद और ख़वातीन भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में क्राउड मौजूद है। देखिए, हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हम सेलिब्रेट करते हैं और इस दफ़ा का जो थीम था वो भी ठीक है इस साल का, और चूंकि हम एक विमेन फॉर पीस के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों को मर्ज कर दिया जाए। और जब दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो फिर ये ख्याल आया कि चूंकि विमेन जो होती हैं उनके अंदर अगर वॉलंटियरिज्म के जरासीम को डेवलप किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी साबित हो सकती है। और वो भी पीस के हवाले से कि अगर हम कहते हैं कि ख़वातीन बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर सकती हैं अगर उनको अच्छी तरीके से तरबियत मिली हो, तो हमने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दी,
लीडरशिप की ट्रेनिंग्स दी, उनके राइट्स के हवाले से ट्रेनिंग दी, और उनके अंदर हमने ये चीज़ डेवलप करने की कोशिश की कि अगर आप चाहेंगे तो आप माशरे में पीस कायम कर सकती हैं। और ये भी एक वॉलंटियरिज्म है कि अगर आप सोसाइटी को पीस की तरफ मूव करें, क्योंकि इस सोसाइटी में इस वक्त जितना भी बिगाड़ है उस बिगाड़ में हम सब शामिल हैं ऑन द होल, और हम सब ने मिलकर इस बिगाड़ को दूर करना है। तो वो ख़वातीन जो घरों में बैठी रहती हैं और उनको चूंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो उनके जहन जो होते हैं उसके अंदर बागियाना ख्यालात और मनफी चीज़ें होती हैं। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम उनके दिमागों से उस मनफी ख्यालात को निकाल कर मस्बत थिंकिंग को किस तरह लाएं। जिस दिन वो मस्बत थिंकिंग को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो मेरे ख्याल में शायद हमारा घर कोई भी जो है वो पीस से खाली नहीं होगा, और जब घरों में पीस होगा तो हमारा माशरा ऑटोमेटिकली पीस होगा, और यही वॉलंटियरिज्म है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, सेनेटर, साबिक वफाकी वज़ीर, इंटेलेक्चुअल जावेद जब्बार साहब। जावेद जब्बार साहब, आपने भी वॉलंटियरिज्म पे बहुत वक्त दिया, अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा आपका इस खिदमत में गुजरा। आज जब वॉलंटियर यहाँ एक जगह जमा हुए और उसके साथ साथ अमन की बात हो रही थी और ख़वातीन को रिलेट किया गया, तो आप किस तरह से देखते हैं जो भी कंटेंट यहाँ पर पेश किया गया और ऑडियंस के सामने बात हुई? बहुत मुस्बित, बहुत तामीरी सोच और सबूत कि ख़वातीन की जो मुतहर्रिक होकर जब ख़वातीन शरीक होती हैं, चाहे वो एक ये तक़रीब हो या चाहे कौम के दायरे में इतनी दीगर हमारी मसरूफियात हैं, शोबे हैं, उनमें शदीद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तानी ख़वातीन की भरपूर शिरकत, और बिलखसूस मैं कहूँगा सियासी प्रोसेस में। इस वक्त सानहा ये है कि 1 करोड़ तकरीबन ख़वातीन वोटर की हैसियत नहीं रखते, बिल्कुल उन्हें डिसएम्पावर, बेइख्तियार कर दिया गया है, इसलिए कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। तो मैं आपके ताउन से चाहूँगा कि अगर हम सही मायनों में रज़ाकार काम करना चाहते हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटें। आप जिम्मेदारी लें, मैं लूँ, कि कम से कम 10 ख़वातीन, 20 ख़वातीन जो भी आपके, उनको लेकर कोशिश करें। ऐसी ख़वातीन जिनके पास शिनाख्ती कार्ड ना हो, उनको इंश्योर करें कि वक्त बर वक्त उनको शिनाख्ती कार्ड मिले, पे रजिस्टर हों, ताकि आइंदा आने वाले साल वो सही मायनों में अपना वोट इस्तेमाल कर कर सियासी प्रोसेस को पुख्ता बनाएं, नुमाइंदा बनाएं, और जब ही जाकर हमारी जमहूरियत पायदार बनेगी। सर, ये फरमाएं कि ये जो वॉलंटियरिज्म है कहा जा रहा है आजकल, और ये डायलॉग है हर तरफ कि मौजूदा दौर में जहाँ एक रेस है पैसे की, कैरियर की, तो उसमें ये बड़ा मुश्किल काम है कि बग़ैर पैसा लिए अपना वक्त देना, अपनी सलाहियतें देना। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है और ये मुमकिन है? बहुत ज़रूरत है, बावजूद इसके कि जैसे आपने कहा जदीद दौर में मसरूफियात बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन मसलन मैं कुछ 8 ऐसी तंजीमों से वाबस्ता हूँ जहाँ मेरे साथ ख़वातीन अपना रज़ाकार वक्त देती हैं, मर्द हजरात भी अपना रज़ाकार टाइम देते हैं। तो वॉलंटियर होना इस दौर में भी उतना ही मुमकिन है जितना कि माजी में। बनाने की जरूरत नहीं, वक्त का मैनेजमेंट ये हम पर है, हम अपना वक्त किस तरह इस्तेमाल करें। तो जैसे वक्त गुजर रहा है उतनी ही ज्यादा जरूरत बढ़ रही है कि वॉलंटियरिज्म फैले और उजागर किया जाए। नाज़रीन, आइए कराची को मिलकर मजबूत करें, कराची के देरपा अमन के लिए हम सब मिलकर काम करें, कराची का पॉजिटिव इमेज सामने लेकर आए। कराची में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत रौनकें हैं, इस रौनक को सामने दिखाएं। कराची के बच्चों को, कराची के नौजवानों का हाथ पकड़ें, उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने में अपना किरदार अदा करें। हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारी भी कोशिश है कि कराची का बेहतर से बेहतर चेहरा आपकी खिदमत में पेश कर सकें, और कराची के जिन जिन इलाकों में जा सकते हैं, जिस इवेंट में पहुंच सकते हैं, वहां जाएं और वो कराची आपको हम दिखाएं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए। तुम हो
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाक सकी। इवेंट कवरेज के लिए आज हम आए हैं जदीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में। हमें प्रैक्टिकल फील्ड में आना पड़ेगा, अपनी ड्राइविंग सीट को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। हम मशवरे देकर साइड में बैठकर हम ये काम नहीं करते, तो यूथ को रियल पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। हमारा हर नौजवान इस अज़्म से आगे बढ़े कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है। किसी के हुक्म पे न नाचेगी न नाची है, इसी बायस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। बात हो रही है पीस एंड डी-वेपनाइज पाकिस्तान। जब तक हम मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे, एक दूसरे से अगर इख्तिलाफ है उसको बैठ के बात करना, सॉर्ट आउट करना, जो हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बचपन से सिखाना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा तुम्हें उसने ऐसा कहा तुम मारो उसको।